अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। बैनुल अक़वामी सूरत हाल के हवाले से और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान के जो मंदूबीन हैं वहाँ UN में, उन्होंने क्लियरली एक डॉक्यूमेंट पेश किया उधर सिक्योरिटी काउंसिल के ऑफिस में, और उन्होंने कहा कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो मुख्तलिफ 5-6 रैपेटर्स हैं जिन्होंने 1 अक्टूबर में रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान ने किस किस लेवल पर कानून की खिलाफ वर्जी की है और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है, और पानी के मामले को जो इस्तेमाल किया है इसके लिए बहैसियत एक हथियार, और उसको कंडेम किया। और उन्होंने कहा हमने हिंदुस्तान से बहुत से सवाल उठाए और हिंदुस्तान ने उसका जवाब नहीं दिया। तो वो मामला बड़ा अहम है और ये बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान मुतहरिक हुआ है इन मामलात पर, और द इशूज बीन रेज्ड एट द UN सिक्योरिटी काउंसिल, और ये कहा गया कि उसको डॉक्यूमेंट बनाएं, रिकॉर्ड का डॉक्यूमेंट बनाएं UNSC का। ना जी, इस पे इंशाल्लाह कल बात होगी। ये बैनुल अक़वामी सतह पर हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छे मुकाम पे खड़ा है, और ये यकदम नहीं होता कि आप खड़े हो जाएं। एक बड़ी तवील जिद्दोजहद के नतीजे में एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मई में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को एक तोहफा दिया अग्रेशन के हवाले से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह द वे द नेशन फॉट बैक, द वे जो जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी, हमारी आर्म फोर्सेस, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की लीडरशिप में और जो बाकी हमारे एयरफोर्स थी और नेवी थी, तो बड़ा जबरदस्त रहा। एनीवे, इंटरनली मामलात जो हैं वो भी अहम होते हैं। इंटरनली जो मामलात हैं उसमें हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जो जनरल फैज हमीद अनप्रेसिडेंटेड ISI के चीफ यानी को सजा दी जाए, वो सजा दी गई। सजा वो जब दी गई तो उसके बाद बड़ी डिबेट हुई। हमने भी यहाँ सवाल उठाया, हमने कहा जी अच्छा, इसका मतलब यह है कि अब सवाल तो ये है कि सियासी जमातों ने इससे क्या नतीजा अखज़ किया है, क्योंकि जब एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं सियासत में तो अकेली तो नहीं होती, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उनका साथ दे रही होती है। दूसरा ये हमने कहा कि अगर ये सियासत में मुदाखलत की वजह से ये उनको सजा मिली है तो क्या फिर ISI का जो विंग है पॉलिटिकल, क्या उसको बंद किया जाएगा। तीसरा हमने ये बात की कि अब इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, इसमें क्या होगा। जो ट्रायल हुई है, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि ये ट्रायल अभी खत्म नहीं हुई, देयर विल बी फेज 2। उसके साथ साथ फिर इमरान खान के हवाले से भी बातचीत होती रही। उनकी बहनें जाती हैं उनको मिलने नहीं दिया जाता। उसके बाद DG ISPR ने एक बड़ी धुआंधार कॉन्फ्रेंस की, बहुत सख्त अल्फाज के इस्तेमाल। हम कहते हैं जो भी बात करे एक तहजीब के दायरे में संभल के बात करे, जो करता है उसे बाहर निकलता है। नाजरीन, आपको पता है जो भी होगा हम तो कहेंगे कि जो गलत है वो गलत है। ये बाहर उनकी बहनें निकल के बात करती हैं, जिस तरीके से ये आसिम मुनीर के हवाले से बात करती हैं, वो भी गलत है। ये तो तहजीब से और कानून से हटके चीज़ है। तो एनीवे, दोज आर ऑल दीज डिबेट्स। हु इज द बेस्ट पर्सन टू टॉक ऑन दिस? राना सनाउल्लाह हैं और एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। तो हम उनसे बात करते रहते हैं क्योंकि एक बड़ी इनकी खरी पोजीशन होती है ऑन इश्यूज, और ये सही बात करते हैं अमूमन। जबकि अगर बका का मामला हो, जैसे अभी प्रोग्राम से पहले कह रहे थे राना साहब, फिर शायद कुछ इधर उधर कर दें, नहीं तो नॉर्मली बात खरी खरी करते हैं, और बड़ी खरी खरी सजा भी इन्होंने सही है। अजब केस इन पे जब लगाया गया था, आपको मालूम है, इट वाज क्रिमिनल द वे द चार्ज वाज लेविड अगेंस्ट हिम। फिर इनके साथ जो हुआ, रान साहब बहुत कि आप हमारे प्रोग्राम में आज तशरीफ लाए। तो रान साहब अगर इजाजत दें तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पे शुरू कर लेते हैं कि जनरल फैज हमीद टॉप सिटी से शुरू हुई बात, लेकिन आपको मालूम है ये तो लंबा किस्सा है, क्या क्या उन्होंने नहीं किया। तो जो उन्होंने किया वो और बहुतों ने किया, जो और बहुतों ने किया आपने उससे सफ़र किया इस दफ़ा नहीं, मुख्तलिफ अदवार में। तो क्या आप कहेंगे कि जनरल फैज़ हमीद को जो सज़ा हुई उसके बाद पाकिस्तान के सियासतदान इस पर अब क्या उनको वो पुरसुकून है कि जी ये सियासत में मुदाखलत का मामला जो है, इस पर सख्त पोजीशन, सख्त सज़ा के बाद अब ये मामला ख़त्म है? मेरा ख्याल है कि ये सोच या इस तरह से सोचना जो है जी, ये गलत है, और इतना कम फहम किसी को होना नहीं चाहिए कि वो कोई इस तरह से सोचे। ये सज़ा और ये मुकदमा जो है, इसको आप एनालाइज करें तो जो सब ने पहले किया और उसी तरह से जो फैज़ हमीद साहब ने किया, उसके ऊपर ना पहलों को कोई सज़ा जज़ा हुई है
ज़हीरुल इस्लाम साहब माशाल्लाह वो अपनी रिटायरमेंट की लाइफ बड़ी अच्छी गुजार रहे हैं। इसी तरह से एक दुरानी साहब होते थे, वो भी मेरा ख्याल है हयात हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत दे। आमीन। तो मामला ये है कि फैज़ हमीद साहब को मेरी सोच या मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो बाकी करते रहे हैं वही उन्होंने जो किया है, तो उसके ऊपर उनको कोई सज़ा नहीं हुई और ना ही कोई पूछगिछ हुई है जी। लेकिन बाकियों ने टॉप सिटी नहीं किया था, ये फैज़ हमीद साहब ने बाकियों से हट के किया। और जब हट के आप करते हैं, आप अपनी लाइन क्रॉस करते हैं, आप अपने दायरे से बाहर निकलते हैं, तो फिर पूछगिछ होती है, फिर अदारा भी आपको पूछता है और फिर दाएं बाएं से भी जो है वो आपको जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो एक तो ये है कि पहले किसी ने शायद टॉप सिटी नहीं किया था और वो फैज़ हमीद साहब ने किया। दूसरा ये है कि अभी ये एविडेंस सामने नहीं आई, लेकिन जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है कोर्ट मार्शल की जो सज़ा अनाउंस हुई है, तो उसमें एक जो सेंटेंस है कि कोई सियासी सरगर्मियों के हवाले से और मुल्क में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर या कोई डिस्टर्बेंस के हवाले से जो है वो इंक्वायरी हो रही है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि शायद वो लॉन्ग मार्च जो पीटीआई ने इमरान खान साहब ने किया था, जिसको बज़ाहिर ये समझा भी गया और शायद इसकी एविडेंस भी सामने आ जाए कि वो उस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट है उसको रोकने के लिए या उसके ऊपर असरअंदाज होने के लिए किया गया था। और इसी तरह से जो 9 मई है, 9 मई भी जो है वो पहले किसी ने नहीं किया और ना ही ऐसे वाक़यात में पहले आज तक किसी ने कोई अमल दखल दिया है, भले वो हमीद गुल साहब से लेके आप आज तक आ जाएं। तो अगर इन 2 वाक़यात में, वो लॉन्ग मार्च में और 9 मई में, अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आ गई, कोई एविडेंस जो है वो सामने आ गई, जो कि हम फ़िलहाल तो सुन रहे हैं, सामने तो कोई चीज़ नहीं है, अगर वो चीज़ आ गई तो दैट्स वेरी सीरियस। वो फिर फैज़ हमीद साहब को उसका तो फिर जो है वो जवाब देना पड़ेगा और फेस करना पड़ेगा उस चार्ज को। ये जी आप ये फरमा चुके हैं बात पहले भी, तो ये बताइएगा कि फिर आप ये कह रहे हैं और आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जहाँ तक मदाखलत का ताल्लुक होता है, मुझे याद पड़ता है कि जनरल हमीद गुल को यकदम हटा दिया गया था ओहदे से, आईएसआई के चीफ से, और उनको भेजा गया था, मेरा ख्याल है हेवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स में भेजा जा रहा था, और ही रिजाइंड। तो उस वक्त भी की बात नहीं, उस वक्त तो यही था ना कि उनकी मुदाखलत थी सियासत में, और उस वक्त की जो वक्त की हुकूमत थी उसने भी चाहा और आर्मी चीफ ने उन्हें रिमूव कर दिया। ऐसा ही था राना साहब? नहीं, देखें, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं उनकी कुछ ऑफिशियल और इंस्टीट्यूशनल असाइनमेंट होती है। ठीक। अब उनके मतलब जो है वो आप बहुत तफसील और डिटेल में जाके ना तो आप बात कर सकते हैं और ना ही वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो ये फ़र्क होता है। एक ऑफिशियल असाइनमेंट है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और अगर आप उसके साथ साथ कोई साथ अपना एजेंडा भी चलाना शुरू कर दें तो फिर उसके ऊपर तो आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, ना उसके ऊपर आपको जो है वो कोई ऐसा करने देगा। तो इसलिए ये एक बड़ा बारीक सा फ़र्क है, और ये फ़र्क पूरी दुनिया में होता है। पूरी दुनिया में जो है वो लोगों ने बहुत कुछ किया भी है, और फिर बाज़ को जो है वो सज़ाएं भी मिली हैं, पूरी दुनिया में मिली हैं। तो वो फिर जो जानने वाले लोग या हालात से वाकिफ़ लोग जो बताते हैं, तो वो यही है कि इंस्टीट्यूशनल और ऑफिशियल असाइनमेंट्स जो होती हैं उनमें ये जो उनकी कोई कुछ भी नोयत हो सकती है, वो किसी अंदाज में भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें कभी किसी को ये किसी ने इजाज़त नहीं दी कि उसमें कोई अपना पर्सनल एजेंडा शामिल कर ले। जो पर्सनल एजेंडा शामिल करेगा वो फिर जो है वो धर लिया जाएगा, वो पकड़ा जाएगा।
जी, बड़ी अच्छी बात आपने की, बड़ा अच्छा डिस्टिंक्शन आपने ड्रॉ किया कि एक असाइनमेंट दी जाती है और फिर एक आप उसको जब अपने एजेंडा साथ चलाने लग जाएं, तो इस सूरत में फिर हम ये समझे, और आपने कहा कि बड़ी क्लियरली ये पर्सनल एजेंडा अपना चला रहे थे। तो राना साहब, पर्सनल जब एजेंडा कोई चलाता है और इतने अरसे तक चलाता जाए, तो आप ये कहेंगे कि पर्सनल एजेंडा अगर कोई चला रहा है और इतने अरसे तक चलाता रहे, तो जो कमांड है फौज की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तो इतनी टाइट है कि हवा भी नहीं गुजरती, मतलब दैट दिस इज आवर हिस्ट्री, थैंक गॉड फॉर दैट, कि वो डिसिप्लिन इतना सख्त है। तो जब कोई अपना एजेंडा चला रहा हो तो थोड़ी देर पता चले आप उसको हटा दें, लेकिन ये तो काफी देर तक अपना करते रहे, जो भी सिलसिले थे उस वक्त, चाहे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, चाहे आर्मी चीफ थे उस वक्त के। तो आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें, एक ट्रस्ट लेवल होता है, और जितना किसी का लेवल, जितनी किसी की पोजीशन होती है, उसके मुताबिक ट्रस्ट होता है। ठीक। फैज़ हमीद साहब जिस मर्तबे पे, जिस पोजीशन पे रहे हैं, तो वो पोजीशन जो है वो तो इतनी ट्रस्ट वर्दी होती है कि उसके मतलब तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है, और बड़ा रेयर होता है ये, यानी 1% नहीं, मेरा ख्याल है इन थाउजेंड्स 1% होता है। तो वो जो ट्रस्ट है, जो कि उस पोजीशन को हासिल होता है, तो वो इन चीज़ों में अड़े आता है, और बाज़ औक़ात ये चीज़ें पता ही नहीं लगती, बाज़ औक़ात ये चीज़ें जो है वो अनअर्थ होती नहीं है, एक्सपोज होती नहीं है, और बाज़ औक़ात जो है वो फिर हो जाती है, क्योंकि जिस अदारे का डिसिप्लिन जो है वो एग्जेम्पलरी है जी, तो उसमें चीज़ें जो है ना वो फिर आ जाती हैं नोटिस में। लेकिन वो पोजीशन का जो जी जो है वो ट्रस्ट जो है वो अक्सर औक़ात वो अड़े आता है। आपकी तो अपनी मुलाकात रही, इंटरेक्शन रहा भी जिन भी हालात में जनरल फैज़ हमीद के साथ, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे जी अबाउट हिम? देखें, मैंने जो उनको देखा, या जितनी मेरी मुलाकातें उनसे यानी इसी अंदाज में हुई कि किसी मीटिंग में या किसी ब्रीफिंग में या किसी महफिल में, बाकी तो उनके साथ मेरा कोई ऐसा तल्लक नहीं था, बल्कि आई वाज ऑन द लेफ्ट साइड। हाँ, तो बंदा जो है, हाँ, तो बंदा जो है वो यानी अपने काम का तो बड़ा माहिर था, और चीज़ों को समझने वाला आदमी था। लेकिन बहरहाल फिर गलतियां भी तो फिर उन्हीं से होती हैं ना, जो पूरी तरह से समझ रहे होते हैं। तो बहरहाल हो सकता है कि उनसे ये दोनों वाक़यात जिनका मैंने जिक्र किया है, लॉन्ग मार्च का और 9 मई का जी, तो अगर ऐसा हुआ है या कोई एविडेंस आती है तो ये उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ठीक। अच्छा, तो इससे पहले कि हम मूव ऑन टू अदर थिंग्स, तो आप फिर ये फरमाएंगे कि जो सियासत में ISI की मुदाखलत रही है मुख्तलिफ अदवार में, और जिसके हवाले से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने बड़ी कैटेगोरिकली उस पर शिकायत भी की, चाहे गुजरांवाले का जलसा था नाम लेके, चाहे उसके बाद था, चाहे अभी हाल में भी उन्होंने जो फरमाया, आप कह रहे हैं कि वो उसका उस शिकायत का जो अजाला है वो ना हुआ है ना होगा, मैं सही समझी हूं जी? देखिए, उसका अजाला यक तरफा नहीं हो सकता। अगर आप ये कहें कि एजेंसीज की मुदाखलत होती है सियासत में, तो वो मुदाखलत कैसे हो सकती है अगर सियासतदान जो है वो उसका हिस्सा ना बने? बिल्कुल जी, यू सेड इट। कभी आप बन गए, कभी मैं बन गया, तो मामला ये है कि ये तो पहले सियासतदानों को जो है ना वो बैठ के इस इशू को तय करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। जब हमारे खिलाफ जो है वो साजिश हो रही थी, जब हमारे खिलाफ RTS बैठाया जा रहा था, जब हमारे खिलाफ जो है वो किया जा रहा था मैनेज इलेक्शन,
तो उस वक्त वो मुदाखलत तो जो है वो इमरान खान साहब के लिए बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। वो तो एक पेज था। और वो तो उस वक्त कहते थे कि बाजवा साहब जैसा जर्नैल मैंने देखा ही नहीं है, बल्कि कह रहे थे कि जमहूरियत पसंद जर्नैल। बिल्कुल ऐसे ही बात है। ये तो जमहूरियत की खिदमत करने वाला जर्नैल है, और ये जमहूरियत की खिदमत हो रही है, क्योंकि उस वक्त उनके हक में हो रही थी, हमारे खिलाफ हो रही थी। और इसी तरह से अब उनको बड़ी शिकायत है और हमें शिकायत नहीं है। हम ये कहते हैं कि वन पेज है और इस वक्त मुल्क जो है वो पूरी तरह से मजबूत भी है और तरक्की भी कर रहा है और मुल्क जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो मामला ये है कि ये सियासतदानों का किया धरा है। सियासतदान टेबल पे नहीं बैठते, सियासतदान आपस में बैठ के रूल ऑफ गेम्स जो है वो तय नहीं करते। सियासतदान जो है वो मामलात को जो है वो रिजॉल्व नहीं करते। तो उसके लिए फिर मुदाखलत जो है वो फिर हर तरफ से होती है, ब्यूरोक्रेसी भी करती है, अदलिया का मुदाखलत करती है। अगर आप अदारों की बात करें तो जुडिशरी जो है सबसे ज्यादा मुदाखलत तो मेरा ख्याल है उस तरफ से होती है। जी, मतलब अदलिया अपने आप को पेश करती है मुदाखलत के लिए, यानी कि अदलिया जो है वो विलिंग पार्टनर बन जाती है, क्योंकि जैसे आपने कहा ना तमाम तो चीजें पार्टनरशिप होती हैं। तो राना साहब ये जो आप अभी फरमा रहे हैं कि इसमें सियासतदानों का बड़ा रोल है, तो फिर हम ये समझें कि सियासतदान जब तक के खुद एक अपने तई बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, जैसे आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया था, हालांकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी बात धरी की धरी रह गई थी। तो जब तक इस तरह का कोई फैसला नहीं होगा, जब तक फौज की मुदाखलत अंडरस्टैंडेबल है, एक्सपेक्टेड है और आपके कहने के मुताबिक किसी हद तक जस्टिफाइड है, एम आई करेक्ट? जी, मैं इस मामले में जो है वो सियासतदानों को कसूरवार समझता हूँ। मैं खुद सियासतदान हूँ, मैं सियासतदानों को कसूरवार समझता हूँ और सियासतदानों में से उसको ज़्यादा कसूरवार समझता हूँ जो बैठने को तैयार नहीं है, जो डायलॉग के लिए तैयार नहीं है, जो इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है। और मेरी लीडरशिप जो है, मैं PMLN की बात कर रहा हूँ, वो हमेशा इश्यूज़ को बैठ के रिजॉल्व करने पे तैयार रही है। जी, जब हम अपोजिशन में थे तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने, ही वाज देन अपोजिशन लीडर, मुकदमात बन रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि बैठें और बैठ के इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। हम हर मामले को जो है वो आपके साथ बैठ के रिजॉल्व करने को तैयार है, बावजूद इसके कि हमारे साथ धांधली हुई है। ठीक, हाँ, आपने RTS बैठा के हमारी सीटें छीन के आप वज़ीर आज़म बन गए हैं, लेकिन फिर भी आप बन गए हैं, आप वज़ीर आज़म, आप वज़ीर आज़म हैं, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। जो उन्होंने जवाब दिया था वो मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और रिकॉर्ड है, उन्होंने एक से ज़्यादा मरतबा जो है अपोजिशन को बैठने और डायलॉग की जो है वो दावत दी है उनकी सीटों पे जाके। और ये दावत जो है बाई दी अप्रूवल ऑफ द पार्टी लीडर है। ये सितंबर में थी, सितंबर की बात कर रहे हैं जी, कि मियां नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल नहीं है, उनकी अप्रूवल है। उनकी अप्रूवल के बगैर वो ये दावत दे ही नहीं सकते थे। जी जी, ये अब सितंबर की बात कर रहे हैं जी, जब आप कह रहे हैं कि गए थे सीटों पे। नहीं, ये 30 जून को जिस दिन बजट पास हुआ, उससे पहले भी एक मरतबा मई में जब ये बयानुल मरसूस का मार्का जारी था, तो उस वक्त भी उन्होंने बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट की थी अपोजिशन से कि आए बैठें। उसके बाद फिर एक दफ़ा की और उन्होंने ये भी कहा कि आप ऐसा करें, आप मेरे पास ना आए, मेरे पास आप नहीं आना चाहते तो आप स्पीकर ऑफिस चले जाएं, वहाँ पे रोज़ आज जाते हैं आप, तो वहाँ पे मुझे बुला लें, मैं वहाँ पे आने को तैयार हूँ। उसका बड़ा जो है वो नेगेटिव जवाब दिया अपोजिशन ने। उमर अयूब साहब थे उस वक्त अपोजिशन लीडर। उसके बाद जब 30 जून को बजट पास हुआ तो उस दिन फिर प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी सीटों पे चले गए, जाकर उनसे मुसाफा किया और उन्हें कहा कि हमें बैठ के बात करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उसका भी कोई जवाब नहीं, उसका भी जवाब नहीं। रान साहब ब्रेक लेते हैं, नाज बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस।